हेलो दोस्तों, क्वेट्रंस नमस्कार। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये शायद बहुत से लोगों को चुभेगा, क्योंकि इसमें ऐसे लीगल फैक्ट्स हैं जो काफ़ी कुछ अध्ययन करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बैंक पेंशनर्स को अपडेशन जानबूझ करके पेंशन रेगुलेशन से हटाया गया। जो मैंने कल जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि आईवीए और जो एम्प्लॉयज के ऑर्गेनाइजेशन थे, खास करके उसमें एआईबीए और आईबॉक थे, बैफी इन बैक को बाद में लिया गया था। इनमें एक एग्रीमेंट होता है 29/10/1993 को। उसमें विभिन्न प्रकार के बिंदु होते हैं, उसमें पेंशन अपडेशन भी होता है। जब ये 29/10/1993 को जो एग्रीमेंट होता है, ये साइन भी हुआ होगा, दस्तखत भी हुए होंगे, मोहर भी लगी होगी, ऑथेंटिकेट भी हुआ होगा। ये जस्ट ऐसे ही है जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूं और उससे पहले एग्रीमेंट टू सेल होता है, उसकी सेल डीड बाद में जाके रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, और उसमें वही चीजें होती हैं, वही प्रोविजंस होते हैं जो एग्रीमेंट टू सेल में होते हैं। थोड़ा सा भी अंतर होता है तो आपकी एग्रीमेंट टू सेल नल एंड वॉइड हो जाती है। आईवीए और यूनियंस के बीच में जो समझौता हुआ उसमें शायद चक्रवर्ती साहब थे, उसके बाद वेंकटाचलम साहब उसके जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं एआईबीए के। और इसमें जो जितने भी बिंदु थे उस सबको एक स्मॉल कमेटी को दे दिया जाता है पेंशन रेगुलेशन बनाने के लिए, जो 1995 के बने हुए हैं। उसमें पेंशन अपडेशन है, यानी अपडेटिंग के नाम से है, और तो काफी पॉइंट्स हैं, उनको नहीं लूंगा यहां पर मैं। और साथ में यह भी कहा जाता है कि जब आप पेंशन रेगुलेशन बनाओ उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेंशन रेगुलेशंस को और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन रूल्स हैं उनको ध्यान में रखा जाए, वहां भी अपडेशन है। हालांकि आरबीआई का बाद में हुआ, उनको छोड़ दिया गया, हो गया उनका, लेकिन सीसीएस रूल्स 1972 में पेंशन अपडेशन है। यानी स्मॉल कमेटी को स्पष्ट हिदायत थी कि आप इसमें जो भी पॉइंट डालो, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप सीसीएस रूल 1972 का सहारा लोगे, वहां पेंशन अपडेशन है। इस स्मॉल कमेटी में कुछ आईबीए के लोग होते हैं, कुछ एआईबीए के होते हैं, आईबॉक के होते हैं, बैफी और इनवैप को बाद में इंक्लूड कर लिया जाता है। और ये पेंशन रेगुलेशन की जो मेथडोलॉजी है या उसके रूल्स प्रोविजन जो भी ये बनाते हैं, और बनाते वक्त ये पेंशन अपडेशन को छोड़ देते हैं कि या तो है 35 में अपडेटिंग करके, लेकिन उसको ये एक सीमा में बांध देते हैं, अनेक्सचर 1 लगा करके, 35.1 में लगा करके, कि उसके अनुसार। अब यदि ऐसा क्या एग्रीमेंट में हुआ था, कि मुझे नहीं लगता ऐसा एग्रीमेंट में कुछ हुआ होगा, क्योंकि एग्रीमेंट ने कोई डिटेल गाइडलाइंस इनको नहीं दी थी, केवल अपडेटिंग वर्ड आ रहा है जो स्मॉल कमेटी को दिया हुआ है। अब ये अनेक्सचर 1 कहां से लेकर के आए, इसका जवाब स्मॉल कमेटी देगी। अब सवाल उठता है कि जब एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें अपडेशन था, अपडेटिंग था स्मॉल कमेटी के उसमें, तो इनसे जो फाइनल रेगुलेशन बना 995 उसमें क्यों छोड़ दिया गया? जानबूझकर छोड़ा, अनइंटेंस छोड़ा, गुड फेथ में छोड़ा, बैड फेथ में छोड़ा, मेलाफाइड थे या जस्टिफाइड थे, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन यदि एग्रीमेंट से आपके पेंशन रेगुलेशन मेल नहीं खाते तो आपके पेंशन रेगुलेशन नल एंड वॉइड है। और जिसने भी छोड़ा, इन पर 3 प्रकार की चीजें केस लगते हैं। ये क्रिमिनल केस बनता है, एग्रीमेंट का अवहेलना है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल तब होगा इनका पेंशन रेगुलेशन, तब ये एग्रीमेंट का पूरा वो करते हैं। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये चीटिंग है। मैं बाद में आऊंगा समाधान पर, जब समाधान करूंगा। उसके बाद ये कहानी हो जाती है और हमको पेंशन
अपडेशन नहीं होता है, उसी दिन से लेकर के सारे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो सिंगला साहब वाला केस है, जो 1908 से हाई कोर्ट पंजाब और वहां से चला हुआ है और कई प्रकार के कमेंट उसमें आए हुए हैं, उसमें इस प्रकार की कोई बात हुई हो कि स्मॉल कमेटी ने अपडेशन क्यों छोड़ा, जबकि इनको हिदायत थी कि आप सेंट्रल सिविल जो पेंशन रूल्स है उनका सहारा लोगे और आरबीआई के जो रूल्स है उनका सहारा लोगे और आप पेंशन रेगुलेशंस को बनाओगे। सब कुछ हो जाता है, लेकिन अपडेटिंग को छोड़ दिया जाता है। अब यह किसी के दबाव में छोड़ा या लेन देन करके छोड़ा या यूनियंस क्यों चुप रही या कोई इनके बीच में कोई बार्गेनिंग हुई, वो तो अलग मैटर है। अब क्या एग्रीमेंट के अनुसार यदि पेंशन रेगुलेशन नहीं बना हुआ है तो क्या पेंशन रेगुलेशन एक वैलिड डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल नहीं। अब आते हम सिंगला साहब वाले केस पर। सिंगला साहब वाले केस की जैसे ही तारीख आती है उससे 5 दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो बनने शुरू हो जाते हैं, उसके 5 दिन बाद तक वीडियो बनते रहते हैं। ये यूट्यूबर्स का मेरे को मिलाकर के एक कमाई का साधन हो सकता है, लेकिन कोर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप सारी बात जो भी करते हो मॉरल प्रिंसिपल्स पे करते हो कि साहब सबको मिलता है, उनको भी मिलता है, हमको नहीं मिलता, इसको मिलता है, उसको मिलता है, कोर्ट को इससे कोई लेन देन नहीं है। कोर्ट को केवल लीगल प्रिंसिपल्स चाहिए। तो लीगली तो एग्रीमेंट जो हुआ है वो एनफोर्सेबल है, उसी के आधार पे आपके पेंशन नेट बनना चाहिए था, जो नहीं बना, इसलिए ये नल एंड वॉइड हो जाता है। तो क्या आप को सिंगला साहब वाले केस से कितनी आशा है कि आपका पेंशन अपडेशन हो जाएगा? केवल 10-15%। कोर्ट मान भी सकता है, कोर्ट नहीं भी मान सकता है। कोर्ट यह मान जाता है कि एग्रीमेंट में था और यह छूटा हुआ है, तो इनको पेंशन रेगुलेशन सारा का सारा अबॉलिश करके नल एंड वॉइड करके दोबारा बनाना पड़ेगा। कोर्ट इनको आदेश दे सकता है कि आप इसको जो जोड़े, लेकिन वो हमारी मांग नहीं है, वो हमारी रिलीफ नहीं है, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आप यदि रिलीफ मांगते हो कि उसमें से पेंशन अपडेशन को छोड़ दिया गया था, उसको ऐड कराया जाए और पुनः इनको पेंशन रेगुलेशन नल एंड वॉइड करने के बाद दोबारा 1995 से बनाए जाएं, नए प्रकार से अपडेशन को उसमें जोड़ा जाए, तो नल एंड वॉइड करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा सारा का सारा। लेकिन ये हमारी डिमांड नहीं है। हम केवल और केवल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मॉरल ग्राउंड पर ये केसेस लड़े हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं। समाधान क्या है? यह तो निश्चित है कि आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, चीटिंग हुई है। स्मॉल कमेटी में आईबीए और जो भी हमारे मेंबर थे उसमें हमारी यूनियन के, उनके साथ मिलकर के हुई है। उन पे कहां से दबाव था, या पैसों का दबाव था, या मुंह रखने का दबाव था, ये तो वही जाने। अब सवाल, इसका समाधान क्या है? बड़ा सीधा साधा समाधान है। पहले तो जितने भी रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आई पार्क हो, चाहे आपका सीबीपीआरओ हो, चाहे आपके ऑल इंडिया रेडियो फेडरेशन हो, और भी हो, कोई भी हो, आप फ्रेटर्निटी छोड़िए। आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी यूनियंस जो यूएफबीयू है और सर्विंग एम्प्लॉय जो है वो आपके कोई हितकारी हैं, वो आपका कोई हित नहीं चाहते। सर्विंग वालों को तो केवल मतलब है आपकी अपनी इनकी जो स्पेशल अलाउंस है उससे, और जो अच्छी खासी सैलरी उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यूनियंस को कोई मतलब नहीं है, वो आईबीए और उसके पिट्ठू बने हुए डीएफएस के। और इसको छोड़ते हुए आप लीगली इस चीज को पकड़िए। जितने भी रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक होकर के एक केस डालें कोर्ट में, स्मॉल कमेटी ने पेंशन रेगुलेशन की सिस्टम बनाते वक्त, रेगुलेशन बनाते वक्त, प्रोविजन बनाते वक्त, जो भी ये लोग थे, इनको हिदायत थी कि उसमें पेंशन अपडेशन है और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स और आरबीआई के रूल्स के आधार पर वो बनेगा। इन्होंने अपडेशन क्यों छोड़ा? और इन्होंने घुमा करके अपडेशन छोड़ा। रेगुलेशन 35 में अपडेटिंग वर्ड का नाम लिया है, लेकिन 35.1 में उन्होंने एक अनेक्सर जोड़ करके उसको खत्म कर दिया है और हल्का सा इसका भाव दे दिया इन्होंने रेगुलेशन 56 में, जहां रेजिड्यूअल इश्यूज डाले हैं। क्योंकि यदि कोई भी रेजिड्यूअल इश्यू आता है पेंशन संबंधी, तो वो इसी से निकलेगा।
और कहीं से नहीं निकलेगा। उसके बाद आईबीए और ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जो ये प्रॉब्लम आकर के आपके पास खड़ी हुई है, बिल्कुल साफ सुथरा मैटर है। पेंशन अपडेशन आपका तब होगा जब स्मॉल कमेटी ने जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, चीटिंग की है, उसको ठीक कराने के लिए कोर्ट में केस डाला जाए और पेंशन रेगुलेशंस को एग्रीमेंट जो हुआ आईबीए और यूनियंस के बीच में 1993 में 29/10/1900 उसके आधार पर पेंशन के रेगुलेशंस को बनाया जाए। रेगुलेशन 995 को निरस्त किया जाए और 995 से ही उसी डेट से एक नया रेगुलेशन बनाया जाए जिसमें पेंशन अपडेशन का इंक्लूजन हो, और यह कराएगा कोर्ट। और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है इसका वायलेशन नहीं कर सकते। और जो कई बार आईबीए ने कहा है कि आरबीआई लाइन पर पेंशन मिलेगी, वो एक प्रकार की उनकी प्रोमिज है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, प्रोमिजरी एस्टोपल से भी बंध जाते हैं, ये वहां से मुकर नहीं सकते। और जो भी स्मॉल कमेटी में थे सब पे इन पे क्रिमिनल केस किया जाए कि तुमने अपडेशन क्यों छोड़ा, इसका कारण बताएं। यदि इस हिसाब से आप आगे बढ़ते हो लीगली तो आपको आशा है कि आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज हरियाणा हाई कोर्ट में, पंजाब का जो चंडीगढ़ का हरियाणा कोर्ट है, वहां कहा गया था कि जब इनको ये दिखा गया था कि स्मॉल कमेटी में अपडेशन था और इसमें नहीं है, तो वहां कहा था भाई एग्रीमेंट में नहीं है। एग्रीमेंट में है लेकिन रेगुलेशन में नहीं है, और रेगुलेशन जो बना हुआ है वो एक प्रकार का सेल डीड है, एग्रीमेंट एक प्रकार का वो है जो एग्रीमेंट करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया एग्रीमेंट और सेल डीड जो हम रजिस्टर कराते हैं जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो आपके पेंशन रेगुलेशन के बराबर है। यदि इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो सेल डीड आपकी नल एंड वॉइड है। यदि स्मॉल कमेटी ने अपडेशन को छोड़ा है जैसा कि इनको आदेश था, रेगुलेशन में नहीं है, तो इनका पेंशन रेगुलेशन 995 निरस्त करके नया बनाना पड़ेगा इनको, और कुछ नहीं है। ये कर सकते हो तो करो, अदरवाइज बेकार है आशाएं रखना। वीडियो बनाने से कोई पेंशन अपडेशन आपको नहीं मिलेगा। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।